जल्द शुरू हो सकती है पेट्रोल डीजल की होम डिलीवरी, पेट्रोलियम मंत्रालय ने तैयार की योजना। इस बार अक्षय तृतीया पर सोने की जगह खरीदिए बॉन्ड्स। 24 से 28 अप्रैल तक मिलेगा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। बाजार भाव से 50 रुपए कम होगा इशू प्राइस। फ्रांस में चुनाव से पहले बाजार वेट एंड वॉच मोड में, मामूली गिरावट पर बंद, लेकिन लगातार 30वें दिन निफ्टी 9100 के पार। LIC को कम करनी होगी। L&T, ITC, MTNL जैसी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी। इंश्योरेंस रेगुलेटर ने कहा किसी भी कंपनी में ना हो 15% से ज्यादा शेयर। डॉक्टर्स को नहीं पची जेनरिक दवा पर कानून बनाने की बात। IMA ने जेनरिक दवाओं की विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं योर मनी और मैं हूं कविता थपलियाल। योर मनी में आज हमारा फोकस है मिड कैप फंड्स पर। जी हां, हमने अक्सर सुना है कि मिड कैप स्टॉक्स में जब तेजी का रुझान आता है तो लंबा चढ़ता है, लेकिन अगर वो गिरते हैं तो बहुत भारी भी गिरते हैं। और ऐसे में अगर आपने मिड कैप स्टॉक्स नहीं लेकिन मिड कैप फंड्स में पैसे लगाए हुए हैं, मिड एंड स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है, तो कितना लंबा आपको इसमें रुकना चाहिए। साथ ही हमने देखा है कि एक साल में लगभग 50% तक के रिटर्न्स भी मिड कैप फंड्स ने दिए हैं। तो मिड कैप फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की रणनीति कितनी सही है, इस पर योर मनी का आज फोकस होगा। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या। अर्नव जी, आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं, यहाँ पर बात करेंगे मिड कैप फंड्स की और हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आपको हम कुछ फंड्स दिखाएं, कुछ टॉप 5 फंड्स आपको दिखाएं जिनकी परफॉर्मेंस शानदार रही है। यहाँ पे हम आपको लगभग 1 साल का रिटर्न दिखा रहे हैं। हालांकि मिड कैप फंड्स या किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर आपको रहना है तो नजरिया आपका 3 से 5 साल का होना चाहिए, लेकिन ये वो टॉप 5 फंड्स है जिन्होंने 1 साल में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। सबसे पहले L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड देखिए, यहाँ पे 50.8% का रिटर्न है 1 साल में। रिलायंस मिड एंड स्मॉल कैप फंड में लगभग 33% का आपको रिटर्न मिला है। बिरला एसएल स्मॉल एंड मिड कैप फंड में 46.3%। L&T मिड कैप फंड में आप देख सकते हैं 43% और मिड इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 41.7% का रिटर्न मिला है। तो मिड कैप फंड्स के परफॉर्मेंस ने लार्ज कैप को भी आउट परफॉर्म कर दिया है। ये कैसे हुआ है अर्नव जी, क्या वजह है इसके पीछे? हम ऐसा क्यों देखते हैं कि मिड कैप फंड की परफॉर्मेंस में और लार्ज कैप फंड की परफॉर्मेंस में इतनी बड़ी तब्दीली है? देखिए, अगर आप कोई भी इक्विटी मार्केट का सिचुएशन देखें तो जब भी आपको बाजार में तेजी दिखती है तब मोस्टली आप देखेंगे कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जो मिड कैप स्टॉक्स है उनका परफॉर्मेंस लार्ज कैप से अच्छा रहता है, क्योंकि जो मिड कैप कंपनीज है वो ग्रोइंग कंपनीज है, फास्ट ग्रोइंग कंपनीज है और कई बार उसमें लिक्विडिटी भी कम होती है। तो उसमें जब निवेश बढ़ता है और रुझान बढ़ता है निवेशकों का, तब आप देखते हैं कि इन शेयरों में जो बढ़ोतरी आती है परसेंटेज टर्म्स में वो काफी ज्यादा होती है। इसी कारण से मिड कैप स्टॉक्स काफी वॉलेटाइल रहते हैं और आप उसमें जो बदलाव देखते हैं तो वो काफी बड़ा होता है एज कंपेयर टू यूजुअली लार्ज कैप स्टॉक्स। अब जब आप निवेशक की बात करें तो निवेशक जो मिड कैप फंड्स में जाता है तो उन्हें भी इस प्रकार की स्थिति दिखाई देती है कि उनका जो मिड कैप फंड रहेगा वो काफी वॉलेटाइल रहेगा एज कंपेयर टू अ लार्ज कैप फंड। और ये जब बाजार में तेजी आती है तब उनको फायदा दिखता है, क्योंकि जो रनअप आता है उसमें मिड कैप फंड्स का रनअप काफी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अ लार्ज कैप फंड। लेकिन ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि जब बाजार गिरता है तब मिड कैप फंड्स भी ज्यादा करेक्ट होते हैं और तब जो निवेशक है उनका जो लॉसेस है या उनका जो रिटर्न है वो काफी कम हो जाता है। तो क्या मैं ये समझूं, क्योंकि जब हम कहते हैं कि आप थोड़े से रिस्क एवर्स है, अगर आप में जोखिम लेने की क्षमता इतनी ज्यादा नहीं है तो आपको म्यूचुअल फंड का सहारा लेना चाहिए। और ऐसे में जब हम मिड कैप स्टॉक्स में गिरावट देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस तो मिड कैप फंड्स पर भी रिफ्लेक्ट होती होगी अर्नव जी, तो क्या हमें इन फंड्स की परफॉर्मेंस को देखकर भी डर जाना चाहिए? नहीं, आपको ये समझना है कि क्योंकि मिड कैप स्टॉक्स वॉलेटाइल रहते हैं उसी प्रकार की सिचुएशन आपको मिड कैप फंड्स में दिखाई देगी। और आप जब मिड कैप फंड्स चूज करते हैं
तब आपको ये तैयारी के साथ चूज करना पड़ेगा कि यहाँ जो मूवमेंट्स होंगे वो काफी बड़े होंगे। तो अगर आपकी इस प्रकार की रिस्क लेने की क्षमता है, या मोस्ट प्रोबेबली तो आपके पोर्टफोलियो में जितनी आपको इस प्रकार के रिस्क लेने की जरूरत है, तो वो एक छोटा परसेंटेज होगा। तो उसके लिए मिड कैप फंड्स आपके लिए सही है। लेकिन सिर्फ इसीलिए कि मिड कैप फंड्स के रिटर्न्स काफी ज्यादा रहते हैं, इसीलिए अगर आप मिड कैप फंड्स में अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो वो एक स्ट्रैटेजी गलत है। क्योंकि हम अक्सर ऐसा भी देखते हैं कि काफी सारे जो निवेशक है वो जब फंड्स को इंक्लूड करते हैं तब ये बात भूल जाते हैं कि वो किस प्रकार के फंड्स हैं और कौन से मूवमेंट से इनमें बदलाव आएगा। तो इसीलिए जब आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाएं तब मिड कैप फंड्स को जरूर शामिल कीजिए अगर आपको उसकी जरूरत है तो, और अगर आप इस प्रकार का रिस्क ले सकते हैं तो। हाल ही में हमने ये भी सुना है कि किसी फंड ने अपने फंड में इन्वेस्टमेंट्स भी रोक दिए हैं और आगे चल के वो निवेशकों की इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले रहे हैं। इस तरह की खबरें या इस तरह के हाल हमें मिड कैप फंड्स में होते हुए आगे भी दिखाई देंगी। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, हम काफी सालों से देखते आ रहे हैं कि मिड कैप और इवन स्मॉल और माइक्रो कैप फंड्स जो बाजार में है उसमें कई बार फंड हाउसेस नया जो पैसा आता है वो लेना बंद कर देते हैं। वो एक्चुअली इन्वेस्टर्स के हित में है। क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप देखते हैं कि मिड कैप्स में एक और स्मॉल कैप्स में एक रैली आती है तब उसमें निवेश करना भी डिफिकल्ट हो जाता है, और खास करके तब जब वैल्यूएशंस काफी बड़े हुए हो। और क्योंकि निवेशक जो है वो इस प्रकार के बढ़ोतरी के बाद अपना नया पैसा फंड्स को देता है, तो फंड मैनेजर के लिए ये नया पैसा इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न कमाना अपने निवेशकों के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का हित प्रोटेक्ट करने के लिए काफी बार फंड्स अपना नया इन्वेस्टमेंट रोक देती है। जब मार्केट में वैल्यूएशन कम हो जाते हैं और इतना जो फ्रॉथ और एक्साइटमेंट है वो कम हो जाता है तब वो वापस शुरू करते हैं। लेकिन जो निवेशक है उनको ये समझना चाहिए और एक सिग्नल लेना चाहिए कि क्योंकि फंड मैनेजर्स ऐसा मानते हैं कि मार्केट में थोड़ा ओवर वैल्यूएशन है, तो उससे सीख लेके निवेशक को भी थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए। मैं इसी पर आ रही थी कि अगर आपको मिड कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में चुनना है, शामिल करना है, तो एक तो आपका जो इक्विटी पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड्स का वो केवल मिड कैप पे निर्धारित नहीं रह सकता है, उसमें भी आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन और कॉम्पोजिशंस बनाने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप मिड कैप फंड को चुनना चाहते हैं, अर्णव जी बताइए कैसे चुने? वो 5 महत्वपूर्ण टिप्स आप क्या देना चाहेंगे जिसके चलते आसानी हो मिड कैप फंड को पहचानने में और अपने लक्ष्य से उसे बांधने में? देखिए, अगर आप मिड कैप फंड्स चूज करना चाहते हैं तो आप पहले कंसिस्टेंसी देखिए। सिर्फ ये न देखिए कि वो कितना ऊपर जाता है, पर यह भी देखिए कि जब समय बिगड़ता है और मार्केट में करेक्शन आता है तब वो कितना गिरता है। दूसरी बात यह कि आपको थोड़ा लॉन्गर टर्म देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि आपने सिर्फ वही पीरियड देखा जब एक प्रकार का ट्रेंड था मार्केट में। तो अगर आप 3 साल 5 साल देखते हैं तो उसमें एक पूरा साइकिल आ जाता है। तो ये साइकिल देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा फंड कंसिस्टेंट है। इसके अलावा आपको ये भी देखना चाहिए कि पोर्टफोलियो क्या है मिड कैप फंड का, क्योंकि ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो को देखे बिना आप निवेश कर ले। पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिसमें ग्रोथ के आगे जाते हुए क्षमता भी हो, और ये भी पोर्टफोलियो में देखना जरूरी है कि वहां रिस्क उन्होंने बहुत बड़ा न दी हो। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अगर आपने एक ही सेक्टर में ज्यादा एक्सपोजर लिया हो या कई थोड़े स्टॉक्स में एक्सपोजर पोर्टफोलियो का ज्यादा हो, तो जब ये स्टॉक्स चलते हैं तब आपकी स्कीम अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी, पर इसके साथ एक रिस्क भी है। तो ये देखना जरूरी है पोर्टफोलियो कैसा है, कितना एक्सपोजर है, क्या रिस्क उसमें कंटेन किया हुआ है। और आपको इसके साथ ये भी देखना पड़ेगा कि जब मैं कोई फंड चूज करता हूं तब वो क्या मेरे लिए जरूरी है
और मेरे गोल्स के साथ ये मैच करता है या नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखें और किसी भी मिड कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो 5 साल से ज्यादा का नजरिया रखें। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, बने रहें। प्योर मनी में आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार राजीव जी, कहां से बोल रहे हैं, क्या सवाल है? नमस्कार, मैं गोपाल से पूछ रहा हूँ। पूछिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी मेरा एमबीए खत्म हुआ है, मेरी उम्र 25 वर्ष है और मेरी सालाना इनकम अराउंड 30 लाख है। ओके। और अभी तक मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करे नहीं है, मैं इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे सजेशन चाहिए था। और लाइबिलिटी के तौर पर मेरे पास केवल एक एजुकेशन लोन की लाइबिलिटी है 15 लाख, जो कि अराउंड 9.5% पर है। ओके, ठीक है। 15 साल का नजरिया है और कम जोखिम वाले फंड आपको चाहिए, यानी आप ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते हैं। क्या लक्ष्य है आपका राजीव? हेलो राजीव, आपके गोल्स क्या हैं? Actually, I am looking at the investment horizon around 15 years, as I mentioned. हाँ, so, 15 साल। I want a stable return. I don't want to take any risk. नहीं, वो समझ में आ गया हमें, लेकिन 15 साल का समय आप देना चाहते हैं इस निवेश को, किसी लक्ष्य के तहत होगा ना ये निवेश? ऐसा नहीं, मेरा मेन है मुझे अपना सेविंग्स बढ़ाना है। चलिए, तो आप वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से निवेश करना चाहते हैं। अर्णव जी, क्लैरिटी नहीं है लक्ष्यों पर, लेकिन फिलहाल निवेश की शुरुआत कर रहे हैं, ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या सलाह होगी इनके लिए? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की उनकी रिक्वायरमेंट है तो उसमें तो फिक्स्ड इनकम के अलावा कुछ रहता ही नहीं है, और फिक्स्ड इनकम और डेट फंड्स के अलावा, क्योंकि वो कहता है स्टेडी रिटर्न चाहिए और रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए डेट फंड्स की ओर देख सकते हैं, फिक्स्ड इनकम की इंस्ट्रूमेंट्स की ओर देख सकते हैं, लेकिन उनकी एज को देख के, उनका जो इनकम है वो देखते हुए मेरे हिसाब से उनके पोर्टफोलियो में काफी मात्रा में इक्विटी एक्सपोजर भी होना चाहिए जिसमें रिस्क है, लेकिन क्योंकि उनकी आउटलुक इतना लंबा है तो वो रिस्क ले सकते हैं और उसी से वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो उनका पोर्टफोलियो भी ग्रो कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर आपको जो है डेट फंड्स ही हम रेकमेंड कर रहे हैं। कोई खास फंड जिसमें ये निवेश कर सकते हैं अर्णव जी? नहीं, क्योंकि उनका नजरिया लंबा है तो वो इनकम फंड्स की ओर देख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको डेट फंड्स में निवेश करने की सलाह दी जा रही है और अपने पोर्टफोलियो की डिटेल्स आप चाहें तो और विस्तार में हमें एक बार फिर से दे सकते हैं। इसी के साथ अर्णव जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर अपनी सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए। शुरुआती निवेशकों को म्यूचुअल फंड की बारीकियों से जानकार बनाने के लिए हम चला रहे हैं खास सीरीज म्यूचुअल फंड कॉर्नर, और इस सीरीज की दूसरी कड़ी में म्यूचुअल फंड के कितने प्रकार होते हैं इस पर बात की हमने फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला से। म्यूचुअल फंड कॉर्नर में आज आपको बताएंगे कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। तो अगर मुझे निवेश करना हो म्यूचुअल फंड्स में, अलग अलग थीम के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कितनी तरह की थीम्स होती हैं? देखिए, अगर बात की जाए असेट क्लास की, थीम में बाद में बताऊंगा, लेकिन 3 असेट क्लास है आज की तारीख में। एक है इक्विटी, मतलब शेयर मार्केट में निवेश कर दिया, दूसरा गोल्ड में, सोने में निवेश कर दिया, और तीसरा डेट मार्केट है जो बॉन्ड, डिबेंचर्स वगैरह होते हैं। तो मेनली ये 3 प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और कई सारी स्कीम्स जो होती है वो इसका कॉम्बिनेशन भी कर ले, जैसे डेट और इक्विटी का कॉम्बिनेशन कर लिया, या डेट और गोल्ड का, या तीनों का कॉम्बिनेशन कर लिया। तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। कहीं पे एसेट एलोकेशन भी होता है, मतलब कि 60% इक्विटी, 40% डेट, तो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन बेसिकली 3, डेट, इक्विटी, गोल्ड। तो आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा, लेकिन तीनों में रिटर्न के लिहाज से कितना फर्क होगा? तीनों तरह के जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें रिटर्न मुझे कैसे मिलेंगे? देखिए, इक्विटी जो फंड्स रहते हैं उसमें ज्यादातर
अगर लंबे वक्त की अवधि है आपके पास तो उसमें निवेश करें, आपको ज्यादातर कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब आपने जो पैसे निवेश किए उसमें बढ़ोतरी होने की संभावना है। जो गोल्ड है वो भी इसी तरह का है, और जो डेट फंड जिसे कहते हैं हम, उसमें रेगुलर इनकम, हालांकि उसमें बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन इतनी बढ़ोतरी नहीं होती, उसमें रेगुलर इनकम की अगर आपको जरूरत है तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो ऐसे मुझे बताइए, ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं, मुझे नजरिए के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि इतना नजरिया है तो इस तरह के म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए? आपको कब पैसे की जरूरत पड़ेगी? अगर कम वक्त में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है 2-3 साल में, तो डेट फंड ले लीजिए। अगर लंबे अरसे तक आप पैसे निवेश कर सकते हैं 7-8-9 साल तक, तो इक्विटी फंड ले लीजिए। बीच का वक्त है तो दोनों कॉम्बिनेशन, गोल्ड फंड आप कभी भी ले सकते हैं। तो आपकी जरूरतों के मुताबिक आप इसका कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स पे फोकस करना चाहूं तो उसमें भी कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं? काफी सारे होते हैं कविता। एक तो इंडेक्स फंड कहते हैं, जैसे कि हम कई दफे सुनते हैं सेंसेक्स, निफ्टी। तो ये इंडेक्स फंड जो होते हैं वो वही जो इंडेक्स है उसको कॉपी कर लेते हैं, जितनी कंपनी है उसमें वो खरीद लेते हैं। उसके अलावा लार्ज कैप फंड रहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश करते हैं। मिड कैप जो है वो छोटी और मिड साइज की कंपनी है उसमें निवेश करते हैं। तो अलग अलग, उसके अलावा थीम्स भी रहती है, तो थीम के हिसाब से जैसे कि फार्मा सेक्टर, एमएनसी वगैरह में भी निवेश होता है। चलिए, इसी के साथ म्यूचुअल फंड कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ।